हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडिवल हिस्ट्री की श्रृंखला में ही। इससे पहले जो भी सारी क्लासें हमारी हो रही थी उसी क्लास को आज हम पुनः एक नए अंदाज में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिलहाल में इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के इस क्लास पे विजिट कीजिएगा। और हाँ यार, और अधिक सहजता महसूस हो जिस कारणवश प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी इस पूरे के पूरे मिडिवल हिस्ट्री का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो उसी मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग अध्ययन कर रहे थे राजपूत वंश की। ये फिलहाल में चैप्टर हमारा खत्म ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टॉपिक हमारा रह जाता है, तो उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे एंड इसके पश्चात हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। ठीक है, बाकी क्लास में पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहिएगा मेरे साथ में और आनंद लीजिए इस पूरे के पूरे राजपूत वंश का। जो भी सारी चीजें हुई इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में, जिनको की इतिहासकारों ने एक बेहतरीन अंदाज में मिडिवल हिस्ट्री में एक चैप्टर के माध्यम से संकलित किया, जिसको राजपूत वंश के नाम से जानते हैं। तो राजपूतों ने जो भी सारा सिस्टम था इतिहासकारों के द्वारा एक नए अंदाज में अपनी जो भी स्वयं की उनकी बौद्धिक क्षमता विकसित हुई, या जो भी उन लोगों ने देखा, परखा, जांचा या अध्ययन किया राजपूतों के संदर्भ में, उसी बेस पे उन्होंने पूरा का पूरा राजपूत वंश का इतिहास लिख डाला, या उसी के बेस पे उन्होंने मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में राजपूत वंश के संदर्भ में जो भी सारी बातें थी उसका चर्चा या उनका वर्णन एक बेहतरीन अंदाज में किया है। ठीक है, देखते हैं इसी में आनंद लीजिए, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं इससे भी। यानी हम लोग इसमें बात कर रहे थे किसका? राजपूतों की बात कर रहे थे। ठीक है, यानी जो भी राजपूत वंश थे उनका अध्ययन हम लोगों ने करना था। एंड यार इसी के पश्चात में हम लोगों ने कई सारे वंशों का जिक्र किया, जैसे गुर्जर प्रतिहार हो गया, परमार हो गया, चौहान हो गया, चौहानों के पश्चात में चालुक्य हो गया, चालुक्य जिनको हम सोलंकी के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में हमारा आता है चंदेल वंश, चंदेल वंश के पश्चात में हमारा गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश के पश्चात में परमार वंश। यार इस तरीके के कई सारे ऐसे वंश थे जिनको की राजपूतों के अंतर्गत जिनकी गिनती की जाती थी। और मैंने यार इससे पहले की क्लास में बताया भी कि राजपूत जो है हमारे, इनके 36 गोत्र हैं इतिहासकारों के अनुसार। और किनके अनुसार? एक हमारे विदेशी इतिहासकार आते हैं कर्नल जेम्स टॉड, इनके अनुसार। और एक हमारे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक हमारे दरबारी कवि रहते थे जिनको हम चंद्रबरदाई के नाम से जानते हैं। तो इस चंद्रबरदाई के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिसको हम लोग पृथ्वीराज रासो के नाम से जानते हैं। इसी पृथ्वीराज रासो में और कर्नल जेम्स टॉड के माध्यम से ये बोला गया कि राजपूतों की कुल मिलाकर के 36 जातियां हमको देखने के लिए मिल जाती हैं, या 36 गोत्र देखने के लिए मिलते हैं। और बाद में आगे चल करके इन्हीं 36 में से एक हमारी राजपूत जाति होती है चौहानों की। इन चौहानों की जाति ही कुल मिलाकर के 24 भागों में टूट जाती है। ये एक अकेला ऐसा वंश होता है। ठीक है, तो काफी सारी बातों का जिक्र मैंने किया 2 से 3 क्लासों में, और बाकी आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी जिसको हम एक बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जहां तक होगा हम तमाम उन सारी बातों का जिक्र करेंगे जो कि यार हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से बेहद और बेहद आवश्यक होने वाली है। ठीक है, तो इसमें कई सारे वंशों का अध्ययन किया हम लोगों ने। फिलहाल में एक वंश हमारा बचता है जिसको हम चंदेल वंश के नाम से जानते हैं। इसी को हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि चंदेल वंश हमारे क्या होता है,
यही टॉपिक थोड़ा बचता था और इसमें थोड़ी सी बातें हम और करेंगे। थोड़ी सी बात क्या करेंगे, थोड़ी सी बात हम ये कर लेंगे कि यहाँ की जो भी समाज की स्थिति थी, जो भी आर्थिक स्थिति थी, जो भी धार्मिक स्थिति थी, उन सारी बातों का जिक्र भी आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक बचता है, बाकी उसके पश्चात में ये समाप्त ही है। ठीक है, देखते हैं इसी में। ये चंदेल वंश जो होता है, इसके संस्थापक हम नन्नूक को मानते हैं। कौन थे? यानी नन्नूक नामक व्यक्ति ही हमारा क्या होता है, नन्नूक नामक व्यक्ति के द्वारा ये हमारे चंदेल वंश की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में इनकी जो राजधानी बनती है, यार फिलहाल में ये हमारा चंदेल वंश एक प्रकार से बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में इनकी सत्ता स्थापित होती है। बुंदेलखंड वाला कौन सा क्षेत्र होता है? तो यार अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन में वो बुंदेलखंड आज वर्तमान की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये मध्य प्रदेश बुंदेलखंड वाला एरिया किनका कहलाता था? उस समय चंदेलों की सत्ता वहां पे क्या थी, स्थापित थी। यानी मध्य प्रदेश में ही बुंदेलखंड वाले एरिया में, बुंदेलखंड ये हमारी क्या होती है, चंदेल वंशों की सत्ता हमारे स्थापित होती है, जो कि यार ये अपना शासन और प्रशासन इसी क्षेत्र में क्या करते हैं, संचालित करते हैं। और इतना ही नहीं, इनकी जो राजधानी बनती है वो भी यहीं पे ही बनती है, खजुराहो में। क्या बनती है? खजुराहो, जो कि आज वर्तमान में यार खजुराहो भी काफी प्रचलन में है। और यहाँ पे एक प्रकार से बोले तो यहाँ पे एक मंदिर भी प्रचलित है, जो कि एक प्रकार से विष्णु मंदिर है। क्या है? विष्णु मंदिर है, जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म से संबंधित हमारा ये मंदिर है, विष्णु मंदिर, जो कि खजुराहो में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया? चंदेल वंशों के द्वारा इस विष्णु मंदिर का निर्माण हमारे किया गया है। और इसी के पश्चात में ही खजुराहो में एक प्रचलित मंदिर और है, जो कि एक प्रकार से वो भी इन्हीं शासकों के द्वारा बनवाया गया। यार अजीबोगरीब मंदिर है। और उस समय के शासक प्रशासक जो भी थे, यार पता नहीं किस बेस पे वो इस तरीके का मंदिर बनवा करके गए, या इस तरीके की कलाकारी जो भी थी वो अपने मतलब हिसाब से या अपने अनुसार जो भी सारा सिस्टम था वो करवाते थे। फिलहाल में समाज में ऐसी यार गतिविधियां करना या ऐसी सारी चीजों को करना ये बेहद और बेहद शर्मनाक होता है और थोड़ा सा देखने में भी अजीबोगरीब लगता है। लेकिन फिर भी उस समय के शासक अपने अनुसार उन मंदिरों का निर्माण करवा करके चले गए, इस पूरे के पूरे पृथ्वी लोक से पलायन कर गए। खजुराहो में है मंदिर, देख लीजिएगा, नाम लेना पसंद नहीं करेंगे। फिर भी एक प्रकार से इसके पश्चात में एक हमारे शासक यहाँ पे और होते हैं। एक प्रकार से बोले इसी में यानी किसमें, चंदेल शासकों में ही एक हमारे शासक और होता है, जो कि वो भी बेहद आवश्यक इतिहासकारों के अंतर्गत में या चंदेल वंश में बेहद आवश्यक या बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अध्ययन के दृष्टिकोण से। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश यार उसके अंतर्गत ज्यादा वर्णन तो नहीं किया गया इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा तवज्जो इस कारणवश दी गई क्योंकि उसने एक मतलब अपने प्राण त्याग के संदर्भ में एक बात जो है वो थोड़ा सा अलग राजाओं से हट करके उसने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसको हम राजा धग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको भी हमने याद रखना है, राजा धग के नाम से जानते हैं। ये हमारा शासक ऐसा होता है कि ये जब अपने प्राणों की आहुति देता है तो ये यहाँ पे मध्य प्रदेश छोड़ करके ये यूपी जाता है। कहाँ पे? यूपी जाता है और यूपी के प्रयागराज में जाता है। वहां पे ये अपने प्राणों की आहुति देता है, जो कि एक प्रकार से बोले प्राणों की आहुति कैसे देता है, यानी जल समाधि लेकर के, यानी यहाँ पे आकर के ये जल समाधि लेता है, जहां पर भी
गंगा या जमुना का जो संगम है हमारा, जिसको हम लोग संगम प्रयागराज नगरी के नाम से जानते हैं, यहीं पे आकर के ये क्या करता है, जल समाधि लेता है और फिलहाल में फाइनली ये क्या करता है, अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इस कारणवश इतिहासकारों ने इसको थोड़ा सा तवज्जो दे दी, बाकी और ज्यादा महान कार्य इसने अपने वंश के अंतर्गत में नहीं किया है। इसी के पश्चात में एक शासक और याद रखिएगा, इनके मतलब चंदेल वंशों में एक महत्वपूर्ण शासक और होता है, जो कि एक प्रकार से बोले परमादिदेव के नाम से जानते हैं। परमादिदेव के नाम से जानते हैं। ये भी हमारा महत्वपूर्ण शासक होता है चंदेलों का, जो कि इसका वर्णन इतिहासकारों ने इस कारणवश किया, कार्य तो किए इन्होंने, लेकिन फिर भी इनकी, मैंने पहले ही बोला कि जितने भी भारत के अंतर्गत में जो भी सारे क्षेत्र हमारे एक प्रकार से राजपूतों के अंतर्गत में आते थे, वो यार राजपूत इनमें आपस में एकता नहीं थी, किसी में भी एकता देखने के लिए नहीं मिलती, चाहे वो कोई सा भी राजपूत क्यों ना हो, ठीक है। एकता अगर थी तो एकता केवल एक मतलब शासक के दूसरे शासक के मध्य में थी, यानी एक गोत्र के ही शासक के अंतर्गत एकता देखने के लिए मिलती है। जैसे अगर चंदेलों की बात करूं तो चंदेल शासक का एक शासक होगा, या चंदेलों से चंदेलों की ही केवल बनेगी, चंदेलों से चौहानों की नहीं बनेगी, चंदेलों से गढ़वालों की नहीं बनेगी, गढ़वालों का गुर्जर प्रतिहारों से नहीं बनेगा, गुर्जर प्रतिहार का केवल गुर्जर प्रतिहार से ही बनेगा, ठीक है। यानी एक गोत्र के राजपूत का जो भी सारा सिस्टम होगा वो दूसरे गोत्र के राजपूत शासकों से मतलब इनका जो भी सारा सिस्टम होता था तालमेल नहीं बनता था, केवल एक गोत्र के व्यक्ति का एक गोत्र से ही बनता था, दूसरे गोत्र वाले से नहीं बनता था। इसी कारणवश यार इनमें एकता का अभाव था। जिन सारी चीजों का फायदा उठा करके गौरी और गजनवी जैसे शासक आते हैं, भारत पे अपनी सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, वो भी इस्लामिक सत्ता को स्थापित करते हैं, ठीक है। तो जिस कारणवश ये जब हमारा परमादिदेव शासन करने के लिए आता है इस चंदेल वंश में, तो यहाँ पे क्या होता है, 1182 ईस्वी में, कब, 1182 ईस्वी में क्या होता है, एक संघर्ष होता है परमादिदेव और पृथ्वीराज के मध्य में, पृथ्वीराज चौहान के मध्य में क्या होता है, ये संघर्ष होता है, किसके बीच में, परमादिदेव और पृथ्वीराज के मध्य में ये संघर्ष होता है, जिसमें कि ये स्वयं युद्ध के लिए नहीं जाता, कौन, परमादिदेव, और पृथ्वीराज तो यार अपने चौहान वंश में बड़ा ही एक प्रकार से बोले शक्तिशाली शासक और बड़ा ही प्रसिद्धि प्राप्त शासक, इसके आगे कोई टिकता नहीं था। तो क्या होता था कि पृथ्वीराज से जब परमादिदेव का संघर्ष होता है तो ये अपने दो सेनापतियों को भेजता है, जो कि उस समय चंदेल वंश में जिसका जिक्र किया गया है वो आल्हा और ऊदल जी का किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे कौन थे, उस समय परमादिदेव के ये एक प्रकार से बोले तो सेनापति थे, इनकी स्वयं की अपनी सत्ता नहीं होती है, ये उनके सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। और फिलहाल में पृथ्वीराज चौहान से जब ये भिड़ते हैं तो पृथ्वीराज चौहान इसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से या बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इनको क्या करते हैं, पराजित करते हैं। तो ये दोनों ही मतलब सेनापति बड़े ही वीरता के साथ में संघर्ष तो करते हैं पृथ्वीराज से, लेकिन इनकी हार हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक प्रकार से परमादिदेव क्या होता है यार, सेनापति इसी के थे, तो बेसिकली हार किसकी हुई, परमादिदेव की, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे क्या होती है, जीत हो जाती है। एंड इसी के पश्चात में एक शासक और याद रखिएगा, कहां पे, इस चंदेल वंश में ही, जिसको हम लोग विद्याधर के नाम से जानते हैं, किस नाम से, विद्याधर के नाम से जानते हैं। इनके बारे में भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। यानी एक शासक आता है विद्याधर नाम का, इस विद्याधर में क्या होता है कि ये जो विद्याधर शासक थे हमारे चंदेल वंश के, ये भी काफी महत्वपूर्ण शासक हैं इतिहासकारों में, और इनके द्वारा ये माना गया कि जब गजनवी का आक्रमण होता है गुर्जर प्रतिहार वाले क्षेत्र में,
तो ये जस्ट उसी के बगल में इनका भी शासन चल रहा था, राजपूतों का, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो क्या होता है कि गुर्जर प्रतिहारों का एक हमारे शासक होता है, फिलहाल में लास्ट से दूसरे नंबर पे हमारा वो शासक आता है जिसको हम लोग राज्यपाल के नाम से जानते हैं। ये राज्यपाल से जब गजनवी का आक्रमण होता है तो राज्यपाल उससे संघर्ष करने के मतलब उससे संघर्ष नहीं करता है, डर करके अपनी साम्राज्य की सीमा को या अपने किले को छोड़ करके भाग जाता है। वो उससे संघर्ष करने में डरता है या उससे युद्ध करने में वो डर जाता है, जिससे कि उस समय इसी के पड़ोसी क्षेत्र यानी हम एक प्रकार से बात करें तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो ये शासन कर रहे थे चंदेल वंश के शासक विद्याधर, तो ये उनसे काफी गुस्सा हो जाते हैं कि यार हम भी राजपूत तुम भी राजपूत, हमारी और आपकी नहीं बनती, ये बात की बात है। लेकिन कोई दूसरा शासक आकर के, कोई बाहरी शासक आकर के हमारे क्षेत्र पर अगर आक्रमण करता है तो यार आपसे उसका संघर्ष करना बनता है। आप चाहे उससे युद्ध में जीत पाओ या ना जीत पाओ, लेकिन फिर भी अगर कोई बाहरी देश का शासक अपने क्षेत्र में आक्रमण करता है तो आपको उससे संघर्ष करना आवश्यक है या संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था को देखते हुए जो भी सारा राज्यपाल था वो अपनी किले को छोड़ करके भाग जाता है, जिससे कि गजनवी आसानी पूर्वक गुर्जर प्रतिहार वाले क्षेत्र में या इस गुजरात वाले क्षेत्र में उसकी सत्ता आसानी पूर्वक क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। इसी से गुस्सा होकर के ये विद्याधर क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्रतिहार वंश के शासक ये जो राज्यपाल होते हैं इनकी हत्या कर देते हैं। क्या करते हैं? इनकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बावजूद ये यही बोलते हैं कि आपको संघर्ष करना चाहिए था गजनवी के साथ में, भले आप जीत पाते या ना जीत पाते। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होती हैं और फिलहाल में काफी सारी चीजें होती हैं। इतिहास का अगर अध्ययन करेंगे तो इतिहास एक अथाह सागर है कहानियों का। ठीक है, अगर कहानियों में इंटरेस्ट है तो इतिहास का अध्ययन कीजिएगा, कहानी में मतलब इंटरेस्ट भी बनेगा और एक प्रकार से अध्ययन तो हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, तो काफी सारी चीजें होती हैं और फिलहाल में इसमें एक लास्ट शासन आता है त्रिलोचन पाल, जो कि राज्यपाल के पश्चात में आता है। और त्रिलोचन पाल से भी गजनवी का सामना होता है, लेकिन त्रिलोचन पाल थोड़ा सा दूसरे किस्म का था। ये गजनवी से संघर्ष करता है और फाइनली गजनवी इनको परास्त कर देता है और यहीं से गुर्जर प्रतिहार समाप्त हो जाता है और जो भी सारा सिस्टम था चंदेलों का ये चलता रहता है अपने क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है इनके संदर्भ में कि जो भी सारा सिस्टम होता है ये चंदेल वंश या चंदेल शासकों के अंतर्गत में होता है। ठीक है, इसी के पश्चात में ये था पूरा का पूरा हमारा राजपूत वंश। इससे बेहतर या इसके अलावा हमने कुछ भी अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल में इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक का जिक्र और करते हैं। क्या जिक्र करते हैं? यानी इससे पहले अगर आप लोगों ने अध्ययन किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और अच्छी बात है। यार यहाँ पे देखेंगे हम क्या देखेंगे कि अगर किसी भी वंश का, किसी भी नगर का या किसी भी क्षेत्र का हमको अध्ययन करना है या उसमें अपनी स्वयं की बौद्धिक क्षमता एक बेहतरीन रूप से अगर विकसित करनी है तो उस क्षेत्र के संदर्भ में हमको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस भी क्षेत्र में, अब यार जाहिर सी बात है कि हम अगर कहीं भी जाते हैं तो हमको लोकेशन पता होनी चाहिए कि हम कहां जाना चाहते हैं और किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एरिया हमारा कैसा है, सारी चीजों से रूबरू होना आवश्यक है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हमें किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करना है तो हमने वहां की संपूर्ण जानकारी अगर एकत्रित कर ली तो फिर उस क्षेत्र को समझने में, उस क्षेत्र के लोगों के बारे में जानने में या उनसे घुलने मिलने में हमको तनिक भी हिचकिचाहट या तनिक भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जस्ट उसी प्रकार से हम जो बात करेंगे वो राजपूतों के संदर्भ में ये बात करेंगे कि यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी। यानी थोड़ी सी बात हम लोग जो करेंगे वो राजपूतों के संदर्भ में ये करेंगे कि यहाँ की
जो राजनीतिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी, राजनीति के पश्चात में यहाँ की जो भी हमारी सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी, एंड सामाजिक के साथ साथ में यहाँ की हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी, यानी इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, एंड यहाँ की जो भी हमारी रिलीजियस कंडीशन थी, यानी धार्मिक जो भी हमारी एक प्रकार से बोले कि धार्मिक स्थिति हमारी यहाँ पे कैसी थी। अगर हमको पूरा का पूरा राजपूत वंश समझना है तो हम लोगों ने यार काफी सारी चीजें शुरू से अध्ययन किया। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये डायरेक्टली भारत में आते हैं कि इनका कोई वंश था तब ये यहाँ पे उभरते हैं, और फिलहाल में कौन कौन से वंश होते हैं, राजपूत में कौन कौन से शासक यहाँ पे शासन करते हैं, और इन तमाम सारी बातों का जिक्र करने के पश्चात में हम थोड़ा सा और इसके बारे में अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित कर पाए, इस उद्देश्य से हम थोड़ी सी जानकारी और एकत्रित करेंगे इस पूरे के पूरे राजपूत वंश के संदर्भ में कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति अर्थात पॉलिटिकल कंडीशन यहाँ पे कैसी थी, सामाजिक स्थिति अर्थात सोशल कंडीशन कैसी थी, एंड आर्थिक स्थिति कैसी थी, और धार्मिक स्थिति यहाँ पे कैसी थी। ठीक है, तो बात करते हैं इसी में सर्वप्रथम जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं राजनीतिक स्थिति राजपूतों की क्या थी। वर्तमान की स्थिति से अगर कंपैरिजन करते जाना, यार फिलहाल में एक बात और भी याद रखिएगा कि हमको अगर एक प्रकार से जाहिर सी बात है कि हमको अगर हम इसको किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, हमारा जो भी सारा मतलब यूपीएससी है या यूपीपीसीएस है ये हमारा क्रैक हो जाए, तो यार क्या मतलब हमको अगर नौकरी ही करनी है तो नौकरी में ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई जाती हैं। ये सारी चीजें पढ़ाने का केवल और केवल हमारा एक ही उद्देश्य है जो कि एक प्रकार से हम कंपटीशन को क्रैक कर सकें, यानी उनका जो भी हमारे एग्जामिनर पप्पा जी हैं जो हमारा एग्जाम लेंगे इस मतलब संस्था के माध्यम से, यूपीएससी के माध्यम से जो हमको चयनित करेंगे, उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम एक अच्छे से अच्छे लड़के का चयन कर सकें जिससे कि वह समाज में आकर के पूरे सामाजिक ढांचे को या पूरा का पूरा जो भी सारा सिस्टम है वो इसी कारणवश इन सारी चीजों का अध्ययन करवाते हैं कि पुराने समय में ये समाज की स्थिति थी, पुराने समय में ये मतलब यहाँ की राजनीतिक स्थिति ये थी, पुराने समय में इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ऐसी थी, तो उसमें अगर हम आपको आज एक अधिकारी के तौर पे नियुक्त करते हैं तो आप अपने क्षेत्र में पुरानी चीजों को देख करके नई चीजों में आप क्या बदलाव कर सकते हैं, समाज में क्या नया चेंजमेंट ला सकते हैं, इसी कारणवश हमको इन सारी चीजों का अध्ययन करवाया जाता है कि हम यार पुरानी चीजों को पढ़ करके नई चीजों में बदलाव कर सकें और नई चीजों में अच्छी से अच्छी चीजों का संकलन और अच्छे एक बेहतरीन समाज का निर्माण हम कर सकें। हमारा यही उद्देश्य है इतिहास पढ़ने का, यही उद्देश्य है जियोग्राफी पढ़ने का, यही उद्देश्य है हमारा एक प्रकार से जो भी सारा सिस्टम है अर्थव्यवस्था पढ़ने का कि हम जो भी प्राचीन चीजों को पढ़ करके हम हमारा सिलेक्शन होगा तो उन सारी चीजों को देख करके हम एक नई चीज यानी अपने स्वयं की बौद्धिक क्षमता के आधार पे यानी हमारी जो भी समझ विकसित हो चुकी है उसमें हम क्या कर सकें, नवाचार कर सकें, समाज में एक अच्छे से अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे हम लोग समाज में अच्छी स्थिति को पैदा कर सकें। ठीक है, तो ये उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य के साथ में पुरानी जो राजपूत वंश की राजनीतिक स्थिति थी वो क्या थी, वो ये थी कि हम लोगों ने अध्ययन किया क्या कि राजपूतों में तनिक भी एकता नहीं थी। हम लोगों ने ये अध्ययन किया, राजनीति से तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे एक प्रकार से प्रशासनिक सिस्टम था वो कैसा था, तो प्रशासनिक सिस्टम ऐसा था कि सारे राजाओं के पास में अपनी स्वयं का क्षेत्र था
अपना स्वयं का क्षेत्रीय विस्तार था, अपनी स्वयं की सेना थी, अपनी स्वयं की जो भी सारी चीजें थी राजनीति के संदर्भ में, वो सारी चीजें थी। लेकिन एक चीज का अभाव था, वो थी एकता। तो राजनीति में यही सारी चीज, राजनीति का आप क्या समझते हैं? यानी ये जो राजनीति शब्द है, राजनीति शब्द का तात्पर्य होता क्या है? राजनीति से तात्पर्य ये होता है कि राज्य करने की नीति को ही राजनीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजा की नीति नहीं होती, इसमें राज्य करने की नीति होती है। और राजनीति हमेशा अकेले होती है, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, स्वयं मेरी अपनी जो भी सारी चीजें हैं, राज्य करने की नीति को ही राजनीति बोलते हैं। ठीक है, जो कि कोई भी व्यक्ति अकेले ही राजनीति करने के लिए पर्याप्त होता है। तो इसमें सत्ता का अभाव था, जो भी सारी चीजें थी, राजनीति का अभाव था, इनमें राजनीतिक एकता देखने के लिए नहीं मिलती है, जिससे कि प्रोत्साहित होकर के तुर्क शासक, इस्लामिक शासक, अरबियों का आक्रमण होता है और काफी सारी चीजें यहाँ पे क्या होती है, स्थितियां पैदा होती हैं और उनकी अपनी स्वयं की इस्लामिक सत्ता यहाँ पे स्थापित हो जाती है। ये राजनीतिक स्थिति थी। एंड इसी के पश्चात में सामाजिक की बात करूं मैं कि समाज की स्थिति कैसी थी वर्तमान में। ये तो राजपूतों की है। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में इंडिया की राजनीतिक स्थिति कैसी, समाज की स्थिति कैसी। अगर हमको भारत के संदर्भ में अध्ययन करना है, भारत के संदर्भ में अधिक से अधिक जानकारियों को एकत्रित करना है, तो क्या करना होगा? यहाँ के समाज को, अर्थात केवल और केवल हम समाज की बात करते हैं कि भारत के अगर हमको सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना है तो क्या करना होगा? यहाँ से लोगों से मिलिए, लोगों से मिलेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पे किस किस प्रकार के लोग रहते हैं, उनके अपने विचार क्या हैं हमारे प्रति, दूसरों के प्रति या किसी के भी प्रति, यहाँ का समाज कैसा है। ये तमाम सारी जिक्र हम समाज में ही करते हैं, जिसको सामाजिक स्थिति के नाम से जानते हैं। जस्ट उसी प्रकार से हमको अगर राजपूतों का अध्ययन करना है तो राजपूतों की सामाजिक स्थिति में अगर बात करें तो इस समय राजपूतों की सामाजिक स्थिति थोड़ा सा अच्छी भी कह सकते हैं और अच्छी कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो राजपूत थे ये ब्राह्मणों के साथ में थोड़ा सा इनका वर्चस्व ज्यादा था। किसके संदर्भ में? ब्राह्मणों के संदर्भ में। यानी ये ब्राह्मणों से थोड़ा सा ज्यादा खुश रहते थे। और प्राचीन काल में यार वैसे भी हम लोग जितने भी चैप्टर या जितने भी शासकों का अध्ययन हम लोग करते आ रहे हैं, उनमें ब्राह्मणों का ही वर्चस्व ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जिस कारणवश आज प्रेजेंट टाइम में भी क्षत्रिय और ब्राह्मण या जिनको हम लोग जनरल कैटेगरी बोलते हैं, इनका वर्चस्व आज भी थोड़ा सा उच्च लेवल का है। लेकिन फिर भी संविधान इनको लिमिट प्रदान करता है। संविधान अगर ना होता तो आज ये हम लोगों को समाज में जो भी सारा सिस्टम है, समाज में इन्हीं का दबदबा ज्यादा होता और थोड़ा सा है भी किसी किसी क्षेत्र में, ठीक है, इन्हीं की मनमर्जी चलती है। और पुराने समय में तो संविधान था नहीं, राजा का यानी राजवंशी शासन था, तो जिस कारणवश क्षत्रिय और ब्राह्मण इन्हीं का बोलबाला ज्यादा था और जो भी हमारे अन्य जाति वर्ग के लोग थे ये इनसे नीचे ही आते थे। ठीक है, लेकिन आज फिलहाल में सब बराबर हैं, इक्वली हैं, किसी में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, केवल और केवल जानकारियां उपलब्ध हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। समाज की स्थिति में ब्राह्मणों के साथ में वर्चस्व ज्यादा था, राजपूतों का यानी ब्राह्मणों के साथ में इनका वर्चस्व ज्यादा था। एंड इसी के पश्चात में अगर और बात करें, बाकी अन्य वर्गों की स्थिति जो है वो निम्न देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पे महिलाओं की स्थिति की है। महिलाओं की जो स्थिति थी वो दो प्रकार की थी, यानी महिलाओं की स्थिति कुछ विशेष नहीं थी। कुछ जगहों पे अच्छी मानी जाती थी राजपूतों में, और कुछ राजपूतों में महिलाओं की स्थिति हमारे क्या होती है कि अच्छी देखने के लिए मिलती है और कुछ जगह अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती।
महिलाओं में दो प्रकार की प्रथाएं चलाते थे उस समय राजपूत लोग। कौन सी प्रथाएं? कि एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग सती प्रथा बोलते हैं। नाम सुना होगा, प्राचीन काल में महिलाओं के लिए राजपूतों में जो समाज की स्थिति थी, महिलाओं के संदर्भ में जो समाज में जो दर्जा प्राप्त था महिलाओं को लेकर के, वो एक सती प्रथा थी। एंड दूसरा जौहर प्रथा थी। क्या थी? जौहर प्रथा थी। ये दो प्रथाएं विकसित थी हमारे राजपूतों में, समाज में, जो कि महिलाओं को करना ही पड़ता था। ठीक है, तो एक प्रकार से यार अगर प्राचीन समय के अनुसार देखें तो ये अच्छा भी होता था, और मेरे अनुसार अगर बात करें तो ये सती प्रथा थोड़ा सा वो उन्हीं पे डिपेंड करता है, यानी वो खुद स्वयं की महिला पर निर्भर करता है कि वो महिला क्या चाहती है। उस पे किसी भी प्रकार का कोई जोर, कोई जबरदस्ती या समाज का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा मेरा मानना है। लेकिन क्या था कि समाज में जो भी सारा सिस्टम था राजपूतों में, वो सती प्रथा को लेकर के था। सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा ये होती थी प्राचीन काल में कि अगर उसका पति मर गया तो उसको भी अपने पति के साथ में ही चिता पे क्या करना पड़ेगा, मतलब उसी के साथ में उसको भी अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। ये ऐसी प्रथा थी, तो ये कुप्रथा ही थी यार। ऐसा आवश्यक थोड़ी ना है कि पति मर गया तो हम भी मर जाएं। हाँ, तो ये थोड़ा सा खराब प्रथा थी मेरे अनुसार में। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं कि ये उस महिला पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहती है। ठीक है, तो ये कई सारी कंडीशनें हो सकती हैं जो कि राजपूतों में ये स्थिति देखने के लिए मिलती थी कि सती प्रथा वहां पे क्या थी, विकसित थी। एंड दूसरा दूसरा थी हमारी जौहर प्रथा। ये प्रथा क्या होती है? जौहर प्रथा से ये तात्पर्य है कि अगर कोई भी शासक या कोई भी राजा या कोई भी राजपूत के समाज का अन्य व्यक्ति अगर किसी भी आक्रमण में या किसी के साथ भी अगर आक्रमण होता था या युद्ध होता था, उस युद्ध में अगर वो व्यक्ति मारा जाता था, या विशेष तौर पे इस्लामिक आक्रमण उस समय होते थे, तो किसी भी इस्लामिक शासक के हाथों अगर कोई भी शासक या व्यक्ति मारा जाता था, या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी कि वो व्यक्ति या तो मारा जाएगा या उस राजा के द्वारा बंदी बना लिया जाएगा, तो क्या होता था कि उनकी जो महिलाएं होती थी, उनकी जो पत्नियां होती थी, वो अपने लाज और सम्मान को बचाने के लिए क्या करती थी कि वो जौहर प्रथा का इस्तेमाल करती थी, यानी अपने स्वयं को वो मतलब मार देती थी, प्राण त्याग देती थी। केवल और केवल किस उद्देश्य से? इस उद्देश्य से कि हमारे वंश का, हमारे कुल का नाम खराब ना हो। क्योंकि यार उस समय प्राचीन समय के शासक क्या करते थे कि उनका एक ही राजतंत्र था, जिस भी क्षेत्र को वो जीतते थे वहां की रानियों को वो अवश्य यार छेड़छाड़ करते थे, और फिलहाल में अगर उनकी इच्छा होती थी तो वो यार अपने साथ भी उनको लेकर के अपने किले में जाते थे जबरदस्ती। तो इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए वो लोग जौहर प्रथा को भी आजमाते थे या करते थे। तो मेरे अनुसार भी अगर इस पे मेरी राय मांगी जाए तो मैं इस पे भी थोड़ा सा सहमति जताऊंगा कि यार अगर बात जहां सम्मान की है तो सम्मान के लिए कई सारी चीजें और भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि जौहर प्रथा ही अपनाई जाए। यार आपका हस्बैंड या आपके राज्य का जो शासक है वो अगर मतलब एक प्रकार से उसके प्राणों पे बात आ गई तो आप जौहर प्रथा भले ही आजमाने की ये कुप्रथा चलती थी, लेकिन मेरे अनुसार अगर मेरी राय मांगी जाए तो ऐसा भी खराब था। ऐसा खराब इस कारणवश था कि यार जरूरी थोड़ी ना है जौहर प्रथा को अपनाएं। आपका सम्मान पे बात आ रही है, आपके राजा एवं शासक, यार उस पे अगर बात आ रही है तो आप भी युद्ध के लिए जाओ। जाहिर सी बात है अगर स्वयं में मरने की ठान लिए हो तो इससे अच्छा है आप भी युद्ध कर लो, ना कहो जीत ही जाओ, तो आपका साम्राज्य भी बचेगा, आपके लोग भी बचेंगे और आप इस कुप्रथा जैसी बीमारी से भी बचोगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यार जौहर प्रथा, सती प्रथा के नाम पे अपने प्राणों की आहुति दे ही दो। ठीक है, तो ऐसी तमाम सारी स्थितियां हो सकती हैं।
और फिलहाल में इन सारी प्रथाओं पे बैन अभी लगा है। आज वर्तमान की स्थिति में ऐसी प्रथाएं कहाँ पे हैं, या क्या ऐसा लड़ाई दंगा युद्ध वगैरह होते नहीं? युद्ध की बात करें तो वो हमारा देश एक देश से दूसरे देश के मध्य में होता है फिलहाल में। और क्या यार आजकल लड़ाई दंगे होते नहीं, काफी सारे होते हैं, तो उसमें महिलाओं को क्या करें, उनको जबरदस्ती मार दें? तो ये भी क्या है, ये अपने आप में एक कुप्रथा है, यानी ऐसी परंपरा समाज में विकसित नहीं होने देना चाहिए। और जो भी लोग हैं पुराने प्राचीन हमारे लोग, जिनको हम अपने पूर्वज के नाम से जानते हैं, जो भी आजी बाबा दादी दादा या जो भी सारे लोग हैं, ये अपने आप को स्वयं में क्या कहते हैं कि ऐसी परंपरा है हमारी, इस कार्य को करना चाहिए। तो हमारे घर के लोग या हमारे आसपास पड़ोस के लोग उनसे ये कह करके उस परंपरा को निभाने लगते हैं, कहेंगे ये हमारे पूर्वजों की देन है, हमसे बड़े हैं, जो कहेंगे उसको करना पड़ेगा। अरे चूतिए किस्म के व्यक्ति, तुम्हें ये नहीं पता कि मतलब वो पढ़े लिखे नहीं हैं यार? जो हमारे आजी बाबा दादी दादा, क्या ये हमसे ज्यादा शिक्षित हैं? नहीं, ये उन सारी चीजों से रूबरू नहीं है। हम और आप आज के एक नए जमाने के स्टूडेंट और एक नए समाज के लोग हैं, वो यार वो सारी चीजें नहीं जानते हैं, जिस कारणवश वो परंपरा के नाम पे एक ढोंग बताते हैं। ठीक है, हमारे पास में अपनी स्वयं की बौद्धिक क्षमता है, हमारे पास में भगवान ने हमको इतना अच्छा मस्तिष्क दिया है, सोचने और समझने की क्षमता दी है, तो हम आपकी बात क्यों माने? क्योंकि आप हमारे दादा हो यार, आप चूतिए हो, केवल हम आपके सामने बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, आप उस परंपरा के नाम पे हमारे मुंह पे तमाचा मार रहे हो। ठीक है, तो ऐसी समाज में कई सारी कुप्रथाएं या परंपराएं आज भी विकसित हैं, जो कि हमारे पूर्वजों के नाम पे हमारे दादी दादा हम पे थोपते आ रहे हैं। अब यार अगर और भी मैं बात करूं तो आज यार वर्तमान की स्थिति में अगर जिक्र करें तो समाज में एक प्रचलन है कि अगर कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसके नाम पे 13वीं का सिस्टम होता है कि 13वीं करना आवश्यक है। तो ये भी एक प्रकार की, मेरे अनुसार में इसको मैं कुप्रथा या एक गैर परंपरा के नाम पे ही मानूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यार जरूरी नहीं है, हम क्यों करें ऐसा, हम क्यों करें? मरने के पश्चात में 13वीं आवश्यक क्यों है यार? हम नहीं करना चाहते हैं, हम फालतू पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, लोगों को खिलाना नहीं चाहते हैं, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये मैं मतलब एक प्रकार से बोल रहा हूं कि ये सत्य है। ये एक प्रकार की परंपरा हमारी ऐसी है जो कि समाज को हमारे नई ओर ना ले जाकर के ये पुरानी रीतियों और कुरीतियों की तरफ में एक प्रकार से बोले तो पीछे ही ले जा रही है यार। तो समाज में ऐसी कुप्रथाओं पर बैन लगना चाहिए। और बैन कब लगेगा? जब हम और आप जैसे लोग अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के बावजूद लोगों को भी क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। हम अपने दादा दादी या पूर्वजों के अनुसार ना चल करके अपने स्वयं के अनुसार चलेंगे, क्योंकि हम तो जानते ही हैं यार कि समाज में क्या चीजें आज के तौर पे होनी चाहिए और आज के तौर पे क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। तभी ये चीज निश्चित होगा कि हम और आप शिक्षित हैं। हम पूर्वजों के अनुसार अगर चलेंगे तो वही प्राचीन भारत में रह जाएंगे, हम नए भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। फिलहाल में समाज में काफी सारी चीजें होती हैं, तो काफी सारी चीजों को रूबरू कीजिएगा। और फिर भी यार अगर मेरी बातों से संतुष्ट होगा कोई भी तो अच्छी बात है, संतुष्ट नहीं भी होगा तो एक बार यार अपने मतलब स्वयं में झांक करके देखिएगा, मेरी क्या बात आपको सही लगी, क्या बात आपको गलत लगी। लेकिन फिलहाल में मैं 13वीं के विरोध में भी हूं और 13वीं के विरोध में हूं भी नहीं, कि ये अपनी व्यक्ति की स्वयं की अपनी पर्सनली राय है। ठीक है, इसके पश्चात में देखते हैं आर्थिक स्थिति। यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, यानी किसी भी देश की मजबूती अगर देखनी है, किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का या किसी भी व्यक्ति के घर के मजबूतीकरण को अगर देखना है
तो उसकी अर्थव्यवस्था पे नजर डाल दो। क्या? उसकी अर्थव्यवस्था पे नजर डाल दो। हम किसी भी व्यक्ति को ये कब बोलते हैं कि वो बड़ा आदमी है? उसके पास में पैसा, गाड़ी, घर, नौकर, चाकर, सारी चीजें होंगी। तो अगर इन सारी चीजों से बंदा लैस है तो हम क्या बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था बड़ी तगड़ी है बंदे की। क्या है? अर्थव्यवस्था तगड़ी है, तभी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसी तरीके हम अगर पूरे देश के संदर्भ में बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था कब अच्छी होगी? देश की अर्थव्यवस्था तब अच्छी होगी जब यहाँ पे मतलब सारी चीजें, हमारे सारे डिपार्टमेंट एकदम सुव्यवस्थाओं से सुसज्जित होंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का डिपार्टमेंट हो। यार अगर हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में पैसा खर्चा करो, अच्छी शिक्षा। भारत देश के संदर्भ में कई सारे डिपार्टमेंट हैं। रेलवे डिपार्टमेंट एक प्रकार से, ये रेलवे डिपार्टमेंट में अगर देखेंगे अच्छी से अच्छी व्यवस्था है हमारी, तो हम बोलेंगे रेलवे डिपार्टमेंट की अर्थव्यवस्था हमारी तगड़ी है। ठीक है, इसी तरीके हमारा और भी कई सारे डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग हो गया। शिक्षा विभाग के संदर्भ में अगर शिक्षा मंत्रालय ने अच्छा पैसा खर्च किया तो ये भी बोलते हैं कि भारत देश का जो शिक्षा मंत्रालय है बड़ा ही डेवलप है, बड़ा ही बेहतरीन है, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी थी, तभी शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा या और मजबूतीकरण प्रदान किया। ठीक है, और आर्थिक में अगर और बात करें, सेना के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में यानी डिफेंस के क्षेत्र में काफी सारा पैसा खर्चा किया गया। और किसी भी क्षेत्र को अगर मजबूत बनाना है तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च कीजिए उसके डिफेंस में, उसके सैनिकों के ऊपर, यानी उस देश के डिफेंस में या उस देश के सैनिकों के ऊपर अगर बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन से बेहतरीन पैसा अगर खर्च कर दिया गया तो उस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, काफी सारी चीजें होती हैं, इतने स्वयं में आप समझदार स्वयं में हो। ठीक है, तो यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की स्थिति ये है, आर्थिक स्थिति में अगर बात करें तो हम लोग दो तीन चीजों का अध्ययन करते हैं। एक कृषि हो गया, दूसरा उद्योग हो गया, एंड व्यापार की बात करते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था निर्भर करती है किसी भी क्षेत्र की, किसी भी सभ्यता की, किसी भी नगर की, चाहे वो प्राचीन समय की हो या आज के समय की हो। इन्हीं सारे 3 से 4 टॉपिकों पे बात हम करते हैं पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में। राजपूतों में कृषि की व्यवस्था काफी अच्छी थी, यानी उस समय सबसे ज्यादा जो पैसे का सोर्स था समाज में राजपूतों को लेकर के, वो कृषि ही था। यानी प्राचीन समय में लोग उतने डेवलप थे नहीं, तो वो क्या करते थे, कृषि को ज्यादा महत्व देते थे। तो कृषि उस समय ज्यादा होती थी राजपूतों के समय। उस समय उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो उद्योगों का अभाव था, यानी इंडस्ट्री वगैरह नहीं होती थी। ठीक है, और व्यापार जो होता था, जाहिर सी बात है जब किसी प्रकार का कोई उद्योग नहीं, किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री नहीं, तो किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं होगा। व्यापार जो होगा तो वो व्यापार केवल और केवल कृषि से संबंधित होगा, कृषि से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग व्यापार और उद्योग के संदर्भ में ये बोल सकते हैं कि राजपूतों का जो व्यापार और जो वाणिज्य का सिस्टम था, ये केवल और केवल सीमित था, यानी लिमिटेड था। इन पे कोई ज्यादा उद्योग और व्यापार नहीं होता था, क्योंकि सब राजा अपने अपने आप में अलग अलग थे, तो ये अपने अपने में ही सारा सिस्टम करते थे और थोड़ा सा चूतिया भी थे, जिनसे कि इस कारणवश इनकी सत्ता या साम्राज्य का विस्तार ज्यादा नहीं हो सका। और ये इस्लामिक आक्रमण और तुर्क शासक जैसे आते हैं और यहाँ पे अपनी सत्ता को बाकायदा स्थापित करते हैं। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करें अगर धर्म की, यहाँ का धार्मिक सिस्टम कैसा था। आज वर्तमान में अगर बात करें भारत देश के संदर्भ में कि भारत के लोग या भारत में जो लोग रहते हैं उनका धर्म कैसा है, उनके धर्म के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो काफी सारा मगजमारी होगी। यार सरकार काफी परेशान हो जाती है, अगर जनगणना पे बात आ जाती है तो सरकार परेशान हो जाती है। कोई एक दो व्यक्ति तो है नहीं कि हम लोग गिनती करके जान लेंगे कि इसका धर्म ये है, इसका धर्म ये है। सरकार बाकायदा जनगणना करवाती है। जनगणना किस आधार पे करवाती है,
जनगणना जनसंख्या के आधार पे भी हो सकता है या धर्म के आधार पे भी हो सकता है, किसी भी आधार पे भी हो सकता है। ठीक है, इससे पहले जो हमारी जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। उससे पहले कब हुई थी? 2001 में हुई थी। उससे पहले शायद 1993 में या 1971 में हुई थी। ठीक है, तो सरकार जनगणना किस आधार पे किस लिए करवाती है? इसीलिए करवाती है कि हम पार्टिकुलर रूप से अपने देश के संदर्भ में जान सकें कि हमारे देश में कुल कितनी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितनी है, धर्म के आधार पे कितनी है और किस धर्म के लोग कितनी जनसंख्या में हैं, कितनी मात्रा में हैं और कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो काफी सारी मगजमारी होती है सरकार के ऊपर, काफी सारा दबाव भी होता है और काफी सारे सिस्टम होता है। इसी कारणवश हर एक क्षेत्र के लिए एक ना एक व्यक्ति हमारा बैठा होता है जो कि काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये भारत देश ऐसे ही नहीं चल रहा, काफी सारा सिस्टम यहाँ पे होता है। अगर जानने के लिए बैठ जाएंगे तो जीवन निकल जाएगा, बोर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ की स्थिति को जानने के लिए, एक एक चीजों को समझने के लिए। तो धार्मिक कंडीशन अगर राजपूतों के संदर्भ में जाने तो यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग थोड़ा सा, या जो हिंदू धर्म के लोग थे राजपूतों में, राजपूत कौन होते हैं? राजपूत यार हिंदू धर्म से ही संबंधित होते हैं और बेसिकली हिंदू धर्म में ये लोग वैष्णव धर्म और शैव धर्म इसको अपनाते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे शासक ऐसे होते हैं जो कि जैन धर्म को प्रोत्साहित करते हैं और जैन धर्म का सहयोग करते हैं और जैन धर्म को ही क्या करते हैं? अपनाते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल में आधे से ज्यादा शासक या अधिकांश शासक जो होते हैं वो हिंदू धर्म के होते हैं, जिस कारणवश वो ब्राह्मण या वैष्णव या शैव धर्म को ही क्या करते हैं? अपनाते हैं। ठीक है, फिलहाल में ये था हमारा पूरा का पूरा राजपूत वंश। जो भी सारी चीजें हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी वो हमने जानने का प्रयास किया इन 3 से 4 क्लासों के माध्यम से। ठीक है, बाकी फिलहाल में इतनी सारी चीजें हमारे लिए बेहद आवश्यक भी है और पर्याप्त भी है। ठीक है, इसी के पश्चात में हम लोग अब जो स्टार्ट करेंगे वो गुलाम वंश की बात करेंगे, जो कि इस गुलाम वंश में काफी सारे लोग आते हैं। गुलाम वंश ना बोल करके, गुलाम वंश एक प्रकार का प्रॉपरली वंश था हमारा। ठीक है, इसके पश्चात में अब जो हम चैप्टर आपके समक्ष लेकर के आएंगे वो हमारा होगा दिल्ली सल्तनत का, यानी पूरे के पूरे दिल्ली वाले क्षेत्र में किसकी सत्ता होती है एंड कौन कौन से शासक हमारे दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं। मुख्य रूप से 5 वंशों का अध्ययन हमको करना है, जिसको हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। गुलाम वंश के पश्चात में खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के पश्चात में एक प्रकार से बोले तो सैयद वंश आता है, लोधी वंश आता है। इस प्रकार से हमारे कई सारे वंश आते हैं जो कि बारी बारी से अपने दिल्ली सल्तनत पे क्या करते हैं, यानी एक प्रकार से अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। और यही वो दौर होता है जब हमारा दिल्ली पे प्राचीन इमारतों का निर्माण हो रहा होता है। जैसे कुतुब मीनार हो गया हमारा, कुतुब मीनार के पश्चात में आगरा वगैरह शहरों की स्थापना, दिल्ली की स्थापना कब हुई, आगरा की स्थापना कब हुई, किन शासकों के समय में हुआ, ये सारी की सारी चीजें हम इस दिल्ली सल्तनत के माध्यम से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में इतिहास बड़ा रोचक है, जानने के दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो बेहद आनंद आने वाला है और सिलेबस को अगर अध्ययन मान के या आधार मान के पढ़ेंगे तो फिर बोरियत महसूस होनी ही होनी है। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या समस्या उत्पन्न होती है तो आप लोग यार कमेंट क्वेरीज करेंगे, वहां पे आपकी सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। ठीक है, बाकी जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।